हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 11 जनवरी का, जो आने वाली सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 में मैथ्स में जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसका पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 11 जनवरी 2023 का पेपर है, उसके 30 क्वेश्चन आपको आने वाली सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज जीरो। तो एक अगर पॉजिटिव नंबर और वही नेगेटिव नंबर हो तो ज़ीरो हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है कि ज़ीरो आंसर ऑलवेज नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ओके, तो मैं ऑड नंबर लिख लेता हूँ 1+3, तो ये 4, ये तो इवन आया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, तो 2+4 लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6, एंड 4+8 लिख लेते तो क्या हो जाएगा 12। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही कहा था, यही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर ऑलवेज अ प्राइम नंबर, तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। 3 × 5 ले लेते तो 15, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Question number 2. Ascending order of the number 0.515, 0.5, 0.06 and 0.52 and 0.053. अब जब भी ऐसे क्वेश्चन असेंडिंग या डिसेंडिंग का है तो इतना याद रखो कि हाईएस्ट नंबर कितना है, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, सबको 3 डिजिट में लिख दो तो वो इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 0.5 को 3 डिजिट में लिखना है तो 0.500 लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख के रखा है ताकि वो इजी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे 0.053। यहाँ पे 2 ही नंबर पे ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 53 के बाद होगा 0.06। ओके, तो यहाँ पे यही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, फिर 0.5, 0.515 और 0.52। ओके, तो ये सारे नंबर को एक ही नंबर सेट में सेट कर दो 3 डिजिट में, तो इजीली हो जाएगा। अगर 4 होता तो उस हिसाब से 4 डिजिट सेट करते। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Question 3. What is the value of square root of 0.0004 times and 81? तो 81 का तो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट। ओके, 8 होते तो 4 आता, यहाँ पे 6 है तो 3, तो 0.009 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. The value of 6 inverse minus 7 inverse raised to minus inverse. ओके, तो यहाँ पे इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 raised to -1 माइनस यहाँ पे क्या होगा 1/2 माइनस 1/3 raised to -1 एंड डिवाइडेड बाय 1/-6। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, तो 7 - 6 और नीचे 7 6 जा 42, तो 1/42 आएगा। तो उसका भी इन्वर्स है, यानी यहाँ पे आएगा आंसर 42/1 यानी 42। सिमिलर तरीके 3 1 जा 3 -2 1, यहाँ पे ऐसा होगा नीचे 6, तो 1/6, पर उसका भी इन्वर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/1 यानी 6 से लिखो तो भी चलता है, एंड डिवाइड है तो उसे मल्टीप्लाई लिख देंगे, तो -6 ऊपर आ जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 6 जा 36 एंड 42, इसे हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी HCF एंड LCM रिस्पेक्टिवली एनी ऑफ द टू नंबर। तो देखो यहाँ पे HCF पहला नंबर दिया हुआ है और बाद में LCM दिया हुआ है। तो देखो HCF और LCM में क्या होता है कि HCF हमेशा LCM से ऑलमोस्ट छोटा ही होता है। ठीक है, कभी भी LCM से वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 और 4th ऑप्शन देखो, तो HCF पहला नंबर है तो ये दूसरे नंबर से तो बड़ा दिखा रहा है, LCM से तो बड़ा दिखा रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही चला गया यहाँ से। ओके, यहाँ पे कुछ रूल्स मैं दिखा देता हूँ आपको। HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन LCM। ओके, HCM इज इक्वल टू LCM कब होगा, जब दोनों ही नंबर, अगर दो सेम नंबर का ही HCF और LCM निकालने को कहा जाए तो ही ये कंडीशन होता है, अदरवाइज HCF इज लेस देन LCM। ओके, और जो HCF है वो LCM को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे देखो 372 है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं 21 से डिवाइड करने की कोशिश, 21 1 जा 21 6 1 2। ओके, तो 21 अगर मैं 6 जा ले लूँ 6 6 2 जा 12, 21 में 8 जा ले लेता हूँ 8 8 2 जा 16, 168 126 और उसके आगे भी, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है।
तो ये भी आंसर नहीं होगा। ओके, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो हमारा आंसर है 38 और 342। अगर 342 को आप 38 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। इसको देखो ऐसे कर लो, ये काफ़ी लेंदी पड़ेगा, इसलिए 2 इंटू 19 लिख लो। ओके, 217 171 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 9 से 177 होता है, तो ये डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 38 342। 38 HCF है और 342 LCM है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 60% ऑफ 400 प्लस k% ऑफ 280 इज इक्वल टू 296, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट? तो 60% यानी कि 60 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटेगा, तो यहाँ पे k इंटू 280 डिवाइडेड बाई 100 और सामने है 296। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 ज़ा 240, और ये 240 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 296 माइनस 240, एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 28 इंटू के और नीचे 10 बचा है अभी। चलो इसको माइनस करते हैं, 6 में से 0 जाएगा 6, 29 में से 24 जाएगा तो 5, सामने 28 इंटू के और ये जो 10 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 28 2 ज़ा 56 होगा, 2 10 ज़ा आंसर कितना आएगा 20, के की वैल्यू कितनी आएगी 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। On a subtracting 12a minus 9ab minus 2 from the sum of 4a minus 7ab minus 4b minus 5 and a plus 3 and b minus 1। तो देखो ये क्या कह रहा है एक्चुअली कि 4a minus 7ab minus 4b minus 5 एंड आफ्टर दैट उसका सम इनके साथ। तो ये कैसे होगा, देखो a इंटू बी, ए बी माइनस 4a, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ना, ए बी माइनस 4a प्लस 3b और 3 4 के साथ जाएगा तो -12। तो इसका जो भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना, जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 12a, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस 9ab माइनस 2। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके आपको आंसर लाना है, उससे आंसर आ भी जाता है। अब देखो एक और तरीका भी है जिससे भी आप क्लियरली क्वेश्चन कर सकते हो, वैल्यूज पुट करके। तो देखो मैं a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लो, 4 यहाँ पे इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो 4 माइनस 7 माइनस 4 और माइनस 5, ए और बी की जगह पे 1 लिया, और हमें यहाँ पे प्लस करना है। 3 प्लस 1 कितना होगा 4 इंटू 1 माइनस 4 कितना होगा -3। तो यहाँ पे क्या होगा 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, -12, 4 3 ज़ा -12 इक्वल टू -24। अब ये जो आंसर आया उसको इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ए और बी की जगह पे 1 रखो। ठीक है, तो 12 माइनस 9 माइनस 2 -24 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -25। ओके, अब उसी चीज़ को यहाँ पे ए और बी 1 को हर एक में पुट करके देखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, तो 12 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 15, ये जो भी होगा 25 तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -25 तो आंसर नहीं आएगा ना, यहीं से क्लियरली दिख रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे -12 माइनस 15, तो -27 हो गए। ओके, एंड प्लस 3, ओके, ए बी की जगह पे तो 1 आ गया, 1 1 जा, तो ये तो -24 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल गया, यहाँ पे ए रखो और 1 रखो यहाँ पे, तो देखो -12 प्लस 3 -1 -15, तो 15 और 12 कितना 27 और -28 प्लस 3 कितना हो जाएगा -25, विच इज़ अवर आंसर वैल्यू पुट करने से। ठीक है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए काफ़ी वो लेंदी जा रहा है, अदरवाइज आप करोगे क्विकली फटाफट हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर -25। बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है, इसमें तो सारे ही नंबर माइनस में है, तो 25 से तो काफ़ी ज़्यादा एडिशन जाएगा। ओके, अदरवाइज ये डायरेक्ट तरीका तो है ही, इसे सॉल्व कर लो और वो भी हो ही जाएगा। क्वेश्चन 8, इफ 4 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर 15 मिनट्स। 4 पाइप है, वो टैंक को 2 आवर 15 मिनट्स में भरते हैं, देन हाउ मच टाइम विल 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप टेक फिल द टैंक। देखो ये क्वेश्चन किस तरह से, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर कोई कार है वो 5 किलोमीटर में 5 लीटर फ्यूल खाती है, तो 100 किलोमीटर में 10, 150 किलोमीटर पे 15, इतना फ्यूल खाएगी।
तो देखो दोनों ही क्वांटिटी साथ साथ बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट अगर उल्टा हो तो, कि अगर एक टैप खुला रखे 1 पाइप तो 12 आवर लगते हैं, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन। ओके, इसका फॉर्मूला है यहाँ पे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर y1 कोरस्पॉन्डिंग टू x1 हो तो y1 बाय x1 एंड y2 कोरस्पॉन्डिंग x2 हो तो y2 बाय x2। उसी तरह से इनडायरेक्ट में जो है y1 कोरस्पॉन्डिंग टू x1 तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पे देखो ये इनडायरेक्ट का केस है, ठीक है, 4 पाइप से जितना टाइम लग रहा है 5 से उतना कम लगेगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे इसको, 4 इंटू यहाँ पे x1 y1 जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, 4 के पाइप्स को जितना टाइम लग रहा है 2 आवर 15 मिनट, तो 2 आवर में कितने मिनट होते हैं 120 मिनट, और 15 मिनट 135 इज इक्वल टू 5 आवर में कितना टाइम लगेगा। ओके, हम क्वेश्चन में रख देते हैं, तो 4 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू जितना टाइम लगे उतना, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा, तो 27 4 ज़ा हो जाएगा 108 मिनट। 108 मिनट यानी कि 1 आवर होगा एंड 48 मिनट होंगे। ओके, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन को अच्छे से याद रखें, इसका फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। यहाँ पे 1 आवर 48 मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ क्लास रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 2:3। तो मैं बॉयज को 2x मान लेता हूँ और गर्ल को 3x। व्हेन 3 बॉयज लीव द क्लास, तो बॉयज ऊपर है तो उसे 3 माइनस करेंगे, एंड 3 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास तो उसे 3 प्लस कर देंगे, देन द रेशियो बिकम्स 3/7। तो हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द क्लास इनिशियली, यानी कि ये 3x वाली जो गर्ल है वो कितनी थी वो हमें फाइंड करना है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 14x माइनस 21 इज इक्वल टू 3 3 9x प्लस 9। तो 9 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, देन आफ्टर दैट माइनस 21 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 30, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 6 आ जाएगी। तो ओरिजिनल इनिशियली गर्ल कितनी थी 3x, तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पे आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x रेज टू 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू 7 to 7, x ग्रेटर देन 0, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि x रेज टू 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रेज टू स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू दी है 727 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगी 729 हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 1 बाई एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा 27। इसकी वैल्यू क्या है 27 है। अब हमें क्या पूछा है x माइनस 1 बाई एक्स, तो मैं उसका यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ जो हमें पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लेके आए 27 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 25। तो ये सामने स्क्वायर था तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, ओके 5 का, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल इज 30 40 एंड 110। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए उन तीनों एंगल का एडिशन देख लो कि 180 होता है या नहीं, तो यहाँ पे होता है 40 और 30 70 और 110 180 होता है। तो कितने ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका आंसर है इन्फिनेटली मैनी। कैसे, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरीके से एंगल सेम है, पर देखो यहाँ पे इसकी लेंथ 5 7 और 6 है, फिर मैंने लेंथ बढ़ा दी है यहाँ पे, फिर और बढ़ा दी, ऐसे हम कितनी ले सकते हैं, तो इन्फिनिट नंबर है तो इन्फिनिट लेंथ बना सकते हैं, एंगल वही का वही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 3 एंगल अगर दिए और वो ट्राइंगल के एंगल के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए, तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए, उसके बाद ये आंसर आएगा इन्फिनिटली मैनी। क्वेश्चन नंबर 12, if triangular ABC and triangular PQR, AB is equal to 3.1, AC is equal to 4.5, PR is equal to 3.1 and QR is equal to 4.5, then PRQ is equal to 60 and BAC is equal to 60, which one of the following is true? तो देखो AB is equal to क्या है यहाँ पे 3.1 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, AC is equal to क्या है 4.5, सामने देखो PR is equal to 3.1 and QR is equal to 4.5। तो देखो यहाँ इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, ए कॉमन है,
और सामने कौन सा है उन दोनों में कॉमन, आर, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। फिर ए बी में 3.1 है, बी के साथ आर के साथ कौन है, पी है, तो बी के साथ कौन सा आएगा, पी, तो सी के साथ जाहिर है कौन सी बात आएगा, तो ए बी सी इट कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, आर पी क्यू इज द राइट आंसर। वैसे एस ए एस कॉन्ग्रुएंट से होता है, साइड एंगल साइड से, पर आप इस तरह से एमसीक्यू में हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 13, इन ट्रायंगुलर एबीसी साइड BC is produced at point D and side CA at produced to point E। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं A, B और C। तो यहाँ पे क्या है, BC प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट D को, तो मैं यहाँ पे D ले लेता हूँ। CA पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है E को, तो मैं यहाँ पे E पॉइंट ले लेता हूँ। इफ BAE यानी ये वाला एंगल दिया है 115, आफ्टर दैट ACD दिया हुआ है 10, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल एंड BAC यानी कि ये वाला एंगल इज लार्जर एंड बाय हाउ मच। तो देखो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो 180 में से 115 जाएंगे तो कितना बचेगा, 60। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं इसको x ले लूँ तो x प्लस 65, ओके, ये जो दोनों एंगल है वो किसके बराबर होंगे, 104 के बराबर होंगे। तो x इज इक्वल टू 104 माइनस 65, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, 9 में 6 जाएंगे 13, यहाँ पे कितना आया, 13। अब पूछा था यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा होगा, तो हमें पता चला BAC बड़ा है, यानी ये दो ऑप्शन में से आएगा। और 65 में से 39 माइनस कर दो, कितना बड़ा है वो भी पूछा है ना, बाय हाउ मच पूछा है, 15 में से 9 जाएगा 6 और 5 में से थ्रू जाएगा 20, तो 26 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड x प्लस 1, देन x इज अ इंटीजर, देन x कैन टेक द वैल्यूज और वैल्यू। तो देखो यहाँ पे बोला है ट्राइंगल की तीनों साइड का, तो यहाँ पे रीज़न क्या है यहाँ पे कि दो साइड का एडिशन हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम 0 से लेकर 6 तक चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, तो 3 4 और 0 रखें, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, तो वो तो इक्वल हो रहा है तीसरी साइड से, ओके, बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से फ्रॉम 1 टू 6 मैं यहाँ पे 6 रख के देख लेता हूँ, 3 4 और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। अगेन ये दो साइड का एडिशन 7 इज इक्वल टू 7 होता है, वो भी ग्रेटर देन नहीं होता है, ग्रेटर देन होना चाहिए दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से। फिर यहाँ पे ओनली 4 का है तो 4 रख के चेक कर लेता हूँ, 3 4 और 4 प्लस 1 5। तो हाँ यहाँ पे 4 प्लस 3 7 ग्रेटर देन 5 होता है, 4 प्लस 5 9 ग्रेटर देन 3 होता है, 5 प्लस 3 8 ग्रेटर देन 4 होता है, हाँ ये होता है। पर देखो तो 1 और 5 रख के भी देख लो, तो 1 यहाँ पे रखता हूँ मैं, 3 4 और x की जगह पे 1 रखता हूँ तो 2, तो 4 प्लस 3 ग्रेटर देन 2 होगा, 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 3 होगा, 3 प्लस 2 ग्रेटर देन 4 होगा। यानी कि सिर्फ ओनली 4 नहीं आएगा, 1 2 3 4 और 5 आएंगे। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3:5:4:6। ओके, एंगल में चारों क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का एडिशन कितना होता है, 360 होता है। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है 6 और यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है 3, कितना होगा 9, और डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल कर दो, 6 और 4 10 15 और 18, और क्वाड्रिलेटर में सारे एंगल का एडिशन कितना होता है 360, 18 2 ज़ा हो जाएगा, ओके 36, तो 29 ज़ा आंसर इज 180। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, the length of hall is 60 meter and breadth is 32 meter and height is 8 meter. Area of one of its longer wall in meter square is equal to what? अब हमें एरिया पूछा है वॉल का, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये क्यूबॉइड दिया हुआ है हमें, तो इसकी लेंथ में 60 मान लेता हूँ और ब्रेथ मान लेता हूँ 30। आप चाहो तो इसको 30 मान लो और इसको 60 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ और ब्रेथ से। ओके, हमें तो लार्जेस्ट पूछा है इसलिए, तो मैं सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे रखता हूँ 60 और 32, और जो हाइट है वो 8 है। अब हमें कोई भी वॉल की एक कही है, तो मैं ये वाली वॉल ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ क्या होगा 60 इंटू 80, 6 8 ज़ा 48, सॉरी 480 मीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन में भी है, यही आंसर है। और दूसरा मैं ले लेता हूँ वॉल 32 इंटू 8, 32 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16, 6 8 ज़ा 24 और 256, वो भी यहाँ पे। पर हमें क्या कहा था, वन ऑफ द लॉन्गर, ओके, तो लॉन्गर कौन सा नंबर बड़ा आता है 480,
आप चाहो तो 32 यहाँ रख लो, 60 यहाँ रख लो, तो भी आंसर में तो बड़ा कौन सा रहेगा, 480। तो यहाँ पे आंसर होगा 480 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलेंडर उस बेस डायमीटर इज 8। अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना होगा, 4। देन हाइट इज 7/8 ऑफ द बेस ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना है हमारे पास, 4, तो 4 टू जा कट हो जाएगा, विच मीन 7/2 इज इक्वल टू 1। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 4, 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और एच है 7/2। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 22 इंटू 8, तो 8 2 जा क्या होगा 16। तो पीछे 6 आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन अ क्यूब ऑन ऑल द फेसेस एट द रेट ऑफ 3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1152। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 रुपीज़ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 1152 पे कितना होगा। देखो ये डायरेक्ट वाला है, ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन किया था ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट में इस तरह से होता है 1152 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा, 3 8 ज़ा 24, 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12। तो एरिया कितना आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एज। अब देखो पेंटिंग कर रहे हैं किसी क्यूब पे, तो उसका सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 384। तो ये L स्क्वायर इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 6, 6 6 ज़ा 36, 2 बचेगा, 6 4 ज़ा 24, 64 आया, L का स्क्वायर है सामने, तो L इज इक्वल टू क्या आएगा 8, 64 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 19, the median of number 10 8 2 7 3 8 5 1 is k. If 10 is replaced by 1, then new median is r. Find the value of k minus r. तो सबसे पहले हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब भी ऐसे कभी मीडियन का क्वेश्चन आए उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है, ठीक है। तो 8 है तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये ऑड के लिए है, ऑड के लिए फॉर्मूला है, इवन के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 बाय करेंगे तो 4th टर्म प्लस यहाँ पे क्या होगा 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 4th टर्म कौन सी होंगी, 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 12/2 इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। देन आफ्टर दैट वो क्या कहते हैं कि इस 10 को रिप्लेस कर दो किससे, 1 से। तो मैं 1 यहाँ आगे लिख लेता हूँ, तो नंबर तो वही के वही रहेंगे, 4th और 5th टर्म, पर 4 और 5th टर्म यहाँ पे बदल जाएगी। इस बार 4th टर्म कौन सी हो जाएगी 3, और 5th टर्म कौन सी हो जाएगी 5। 3 + 5 8, नीचे 2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 4। तो ये जो है उसे हम क्या कहेंगे r, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो 6 - 4 कितना आंसर आएगा, 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एन इंटीजर इज चोजन फ्रॉम इंटीजर 1 to 100 रैंडम। 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल कितने नंबर आते हैं, तो 7 का टेबल बोलना पड़ेगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 100 तक कहाँ तक आता है, तो 14 7 ज़ा 98 आता है। तो हमें नॉट पूछा है, तो वो 14 नंबर जो है जो 7 से डिविजिबल होते हैं उन्हें निकाल दो, तो कितना बचेगा 86, और टोटल नंबर कितने थे 100। ओके, तो यहाँ पे तो आंसर कट करके दिया हुआ है, तो 43 2 ज़ा होगा 86 एंड 52 ज़ा, which means our answer is option 4, 43/50. Question number 21, which of the following represent a correct sequence to develop concept of pattern। तो पैटर्न के लिए करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहले हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि पैटर्न किस तरह से दिखता है। दूसरा उसी को एक्सटेंड कर पैटर्न करेंगे, ओके, कि आगे कौन सा आएगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे रेड और ब्लू आएगा, और फिर क्रिएट करेंगे एंड में कुछ इस तरह से पैटर्न के। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है मैंने, यहाँ पे आंसर होगा आइडेंटिफाई द पैटर्न, एक्सटेंड द पैटर्न्स एंड क्रिएट पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 22, द एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन मैथमेटिक्स शुड बी। तो एरर जो है वो मैथमेटिक्स चिल्ड्रन बच्चे करते हैं, तो मैथमेटिक्स में वो किस तरह से होना चाहिए, तो इग्नोर बाय मैथमेटिक्स टीचर एज दे हिंडर द मैथमेटिकल प्रोसेस। कि टीचर को इग्नोर कर देना चाहिए, को मैथ्स की प्रोसेस में वो हिंडर है यानी अवरोध साबित होते हैं, तो ये गलत है, इग्नोर नहीं करना चाहिए।
मिनिमाइज बाय रेगुलर टेस्टिंग, अगर रेगुलर टेस्ट लेंगे तो एरर का पता चलता है, मिनिमाइज नहीं होता है उससे, तो वो भी गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन, डेल्ट बाय फोकसिंग ऑन रिगोरस सॉल्विंग क्वेश्चन। रिगोरस यानी कि यहाँ पे और ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल हार्ड करके उन्हें प्रैक्टिस देने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये करने को रिगोरस का मतलब इस तरह से यहाँ पे। और थर्ड है जो हमारा आंसर है, इनकॉर्पोरेटेड एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि ये जो एरर है वो बच्चा करता है, वो किस तरह से करता है, उसने क्या सोच के किया, वही तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है। तो इनकॉर्पोरेट एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 23, अ स्टूडेंट सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉलोइंग वे। तो उन्होंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू 27 बच्चे ने यहाँ पे किया है। दोनों साइड उन्होंने 9 प्लस किया और फिर एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू 36 किया। फिर उन्होंने स्क्वायर रूट निकाला तो 6 आ गया। फिर उन्होंने प्लस थ्री यहाँ पे ले लिया माइनस करके, तो वो आंसर 3 आया। ओके, तो अब हमें यहाँ पे देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द एरर कमिटेड बाय द स्टूडेंट, यानी बच्चे ने कौन सी गलती की। एडिंग 9 ऑन बोथ साइड, तो वो तो सही है, ठीक है, दोनों साइड जो करते हैं इक्वालिटी के, तो बोथ साइड करते हैं तो वो सही है। यूजिंग रॉन्ग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिटी सही यूज़ की है, ए प्लस बी का स्क्वायर। देर इज़ नो मिस्टेक एज अ बोथ द रूट्स आर इक्वल। ओके, ऐसा नहीं है, एक मिस्टेक तो है जो हमारी थर्ड है। नॉट इंक्लूडिंग द नेगेटिव रूट इन द सॉल्यूशन, जितना पावर होता है उतना रूट होता है, यानी यहाँ पे अगर 2 है तो उतने ही उसके जीरो होते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस 6 आना चाहिए था, एक प्लस 6 एक माइनस 6। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, अ मैथमेटिक्स टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, किस पे फोकस नहीं करना चाहिए मैथ टीचर को। डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स, तो वो तो करना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल डेवलपिंग कंटेंट में। वेरियस असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू नो द प्रोग्राम प्रोग्रेस ऑफ लर्नर, अलग अलग स्ट्रेटेजी असेसमेंट के लिए निकालनी चाहिए तो प्रोग्रेस ऑफ लर्नर पता चले, ये भी होना चाहिए। मिसकंसेप्शन डेवलप बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, यानी बच्चे कौन सी गलती करते हैं वो तो मिसकंसेप्शन उनके दूर करने चाहिए जान के, तो ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन, ओनली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, तो ये गलत है। ओके, ओनली सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नॉट द फोकस शुड टीचर डू। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 20, a teacher asked student in her mathematics class to give solution for the following two problem। दो प्रॉब्लम है यहाँ पे दिए स्टूडेंट्स को। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस यानी कि दो साइड इक्वल होते हैं। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ इट्स ऑल थ्री साइड। ओके, दूसरा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बात हुई है और एक पेरीमीटर के लिए बात हुई है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यूजिंग इंडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स, ये एग्जाम्पल है दोनों, वो किस मेथड के लिए है यहाँ पे। तो इंडक्टिव का मतलब तो क्या होता है कि सबसे पहले कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो फिर जनरल रूल प्रूव करो उस पर, तो वो होता है, तो ये नहीं होगा। यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स, तो यही हमारा आंसर है। कैसे देखो, अगर ये 30 है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता था ना 40 प्लस 14 प्लस 2। ओके, एक बच्चा ये आंसर लेके आएगा, 30 होता है ना एडिशन, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, तो ये भी हो सकता है। दूसरा बच्चा लेके आएगा 12 प्लस 6। तो ये किसके एग्जाम्पल, ये ओपन एंडेड के एग्जाम्पल है कि अलग अलग तरीकों से वो बच्चे आंसर ला रहे हैं और सारे के सारे सही है, ठीक है, तो ये होगा। फिर यहाँ पे देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना है 36 है, तो ये 2 उस तरफ जाएगा तो 72 होगा। तो बेस और हाइट फाइंड करने, कोई लेके आएगा 8 9 जा 72, कोई लेके आएगा 36 2 जा। ओके, कोई उसी तरह से अलग अलग चीज़ें हो सकती है, 18 4 जा भी ला सकते हैं। तो ये अलग अलग आंसर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे सही है, तो इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल वेज में ओपन एंडेड क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Question number 26. Which of the following is not a desirable aim of mathematics curriculum at upper primary level according to NCF 2005? Upper primary level पे NCF का यहाँ कौन सा लागू नहीं होता है। मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स माइंड, तो वो तो सही है, NCF इसी की बात करता है कि मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग डेवलप हो बच्चे का। डेवलपमेंट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, तो वो भी सही है। ओके, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। मेकिंग अ ग्रेट मैथमेटिशियन, तो ये सही नहीं है, एनसीएफ सबको मैथमेटिशियन बनाने की बात नहीं करता है। डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, टीचर कलेक्टेड अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन on a sale and discount on many items, showed them in the mathematics classroom. The most appropriate purpose of this activity,
यानी कि एक टीचर ने यहाँ पे न्यूज़पेपर पे डिस्काउंट की जो इमेज पेपर होती है, वो बच्चों को दिखाया कि उसका पर्पस क्या था इस एक्टिविटी, टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो ये पहला ही आंसर सही है कि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है, वो यहाँ पे दिखाई जा रही है टीचर के द्वारा। टू मेक क्लास इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, वो नहीं होगा सही। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट इन द क्लास, तो वो भी नहीं होगा। टू शो द स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, तो वो भी नहीं है। यहाँ पे बच्चों को रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट ट्रू फॉर डेवलपिंग एस्टिमेशन स्किल इन मेजरमेंट। देखो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम बिना काउंटिंग किए उसका अंदाज़ा लगा सकें। फॉर एग्जाम्पल क्लास में आपको बोल दिया कितने बच्चे, आपको काउंट नहीं करने, तो आप बोलेंगे शायद 50 बच्चे होंगे। उसी तरह से तो एस्टिमेशन इज द प्री स्किल ऑफ मेजरमेंट। सही है, मेजरमेंट के पहले की ये स्किल है, तो इसे एस्टिमेशन को प्री स्किल, पहले से हम अंदाज़ा लगाते हैं। फिर एस्टिमेशन स्किल लीड टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यस, एस्टिमेशन के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन स्किल हेल्प टू स्ट्रेंथन मेजरमेंट स्किल, तो ये भी सही है, मेजरमेंट की स्किल को यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है एस्टिमेशन। एंड एस्टिमेशन स्किल रिड्यूस द नीड ऑफ लर्निंग मेजरमेंट स्किल। ऐसा नहीं होता, मेजरमेंट एक्यूरेसी भी कई बार कई क्वेश्चन में ज़रूरी होती है, तो वो रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ये आंसर गलत है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। Question 29. Which of the following is the most appropriate example of exploratory project related to the idea of data handling for class 6 student? तो यहाँ पे exploratory idea कौन सा है data handling के लिए? Teacher tell the student to measure their own height and record of the finding. Okay, आगे देखते हैं. And student collect the data on time spent by them in various daily activity and then organize and analyze the data. तो ये appropriate है ये वाला ऑप्शन, कि बच्चों को खुद ही कहने को कहा गया है कि आप डेली एक्टिविटी क्या करते हो उसे ऑर्गेनाइज करो, एनालाइज करो, तो ये सही है। स्टूडेंट मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्टोग्राफ एंड पाई चार्ट ऑन डिस्प्ले चार्ट, तो ये इतना सही नहीं है, 2 से ज़्यादा। स्टूडेंट आर मेड टू लर्न डेटा हैंडलिंग यूजिंग कंप्यूटर, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल और टूल्स फॉर असेसिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। देखो ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को मल्टीपल वेज में अप्रोच करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन से हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले जो नहीं हो सकता ये ले लेते हैं कि टर्म एंड एग्जाम, ये समेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है, तो ये नहीं होगा, तो डी वाले ऑप्शन यहाँ से हटा दो। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन, तो डिस्कशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया, जैसे अभी आगे क्वेश्चन था ना कि 30 जो है वो आइसोसेलेस वाला जो एडिशन होता था, तो 14 + 14 + 2, कोई बच्चा लेके आएगा 12 + 12 + 6, तो अल डिस्कशन से होता है, तो बी वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, यही आंसर होगा। सी रूब्रिक्स, ओके, रूब्रिक्स में भी अलग अलग तरीक़ों से असेसमेंट किया जा सकता है, मैथमेटाइजेशन हुआ, उसका आइडिया यहाँ पे रीजनिंग डेवलप हुई कि नहीं हुई, इस तरह से वो रूब्रिक्स में किया जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी एंड सी। पोर्टफोलियो इज ऑल्सो आंसर, पर यहाँ पे सेट नहीं होता है, ठीक, पोर्टफोलियो लीस्ट आंसर है, अप्रोप्रिएट में यहाँ पे बी और सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पेपर फिनिश होता है, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।